चुनावी दंगल का मैदान तैयार है। पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं। खोस खोस कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेच नहीं जानते उन्हें सिखाए जा रहे हैं। जुबान सांप्रदायिक हो रही है, बयान समाजवादी हो रहे हैं। मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है। मुट्ठियां तन रही हैं, भौवें तरेरी जा रही हैं, एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। शक्लें बदल रही हैं, आस्थाएं डगमगा रही हैं, झंडे लहर रहे हैं। राज्यों में चुनाव है और बागों में बहार भी है। सब कुछ तैयार है। यह ठेठ सियासी नजारा है, यह चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र चौहान। देखिए यह चुनावी अखाड़ा, और हां, बहुत जरूरी है आपके लिए। आप सीखिए यह सियासी पहाड़ा। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की खींचतान साफ नजर आ रही है। कभी भाजपा भारी तो कभी सपा हावी। दोनों दलों की ओर से एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक मामला जुड़ा सपा नेताओं के घरों पर इनकम टैक्स की छापेमारी का। एक तरफ छापेमारी जारी रही तो दूसरी तरफ जुबानी हमला भी। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वे डर कर ऐसा काम कर रहे हैं। क्यों इनकम टैक्स के छापों पर सपा और भाजपा के बीच तकरार छिड़ी है, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। जी हां, इलेक्शन रूम में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। वहीं यूपी के सियासी गलियारों में जो विषय सबसे ज्यादा चर्चा बटोरा है वो है इनकम टैक्स विभाग की रेड, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों के घरों पर आईटी की छापेमारी के बाद अखिलेश ने जमकर भाजपा पर हमला बोला। क्या कुछ खास बोला अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जोरदार निशाना साधते नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। जैसे जैसे ये डर बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में छापेमारी भी बढ़ती जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले सरकार हटाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब यूपी में कहीं सपा की सरकार न बन जाए, इसे रोकने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी भी कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के सहारे डराया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को जैसे जैसे हार सताएगी, उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की संख्या, उनके मुख्यमंत्रियों की संख्या और दिल्ली से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। और इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। अभी तक तो ये संस्थाएं उनके लिए थीं जो सरकार में हैं। उनकी सरकार कैसे हटाएं, उसके लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता था। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए नारे यूपी के लिए योगी उपयोगी है पर भी तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये अनुपयोगी है, इन्होंने यूपी को बर्बाद किया। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अनुपयोगी सरकार से प्रदेश की जनता क्या उम्मीद कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी वही तरीके अपना रही है जिसमें केंद्रीय जो एजेंसीज हैं उनसे कैसे डराया धमकाया जाए। लेकिन जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में है, योगी सरकार बचेगी नहीं।
जनता ने मन बनाया है कि योग्य सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और इनसे ज्यादा अनुपयोगी कोई हो नहीं सकता था जिसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। ये अनुपयोगी हैं। इन्होंने इतना नुकसान किया उत्तर प्रदेश की जिसकी आपकी कल्पना नहीं की जा सकती। वहीं अखिलेश यादव ने लखीमपुर हिंसा केस को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि लखीमपुर में किसानों को जीप से कुचला गया था। सरकार जानती है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पर क्या आरोप है, लेकिन फिर भी गृह राज्य मंत्री को सरकार क्यों बचा रही है। गृह राज्य मंत्री टेनी कौन नहीं जानता हो उन पे आरोप क्या है। गृह राज्य मंत्री टेनी, उन पे क्या आरोप है? क्या दिल्ली की सरकार नहीं जानती? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं जानती? और जब उत्तर प्रदेश की सरकार की जांच में उनके नाम आ गए और कहीं ना कहीं उनके ऊपर उंगली उठी है, तो आखिरकार सरकार क्यों बचा रही है उसको? क्या कारण है कि सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है? यूपी विधानसभा के चुनाव का वक्त जितनी तेजी से नजदीक आता जा रहा है, उतनी ही तेजी से भाजपा और सपा का भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मरना तेज हो गया है। जहां एक तरफ अखिलेश के करीबियों के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, तो वहीं अखिलेश ने भी तेजी दिखाते हुए भाजपा पर हमला बोलने में देरी नहीं की और भाजपा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी पर आकर घेर लिया। अब देखना यह है कि चुनाव से पहले भाजपा और सपा के बीच की सियासी तकरार में और क्या-क्या देखने को मिलता है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों में तमाम विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। चिकित्सा शिक्षा की महंगी फीस उनमें से कई विद्यार्थियों की राह में रुकावट लाती है और उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसे छात्र छात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पढ़ाई की फीस घटाकर छात्र छात्राओं को दी है एक अनोखी सौगात। यही नहीं, प्रदेश सरकार इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-2022 से MBBS कोर्स की कम की गई फीस की व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हाल ही में प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉन्डेड MBBS कोर्स की फीस 4 लाख रुपए प्रति वर्ष से घटाकर 1,45,000 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार घटाई गई फीस को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इस कल्याणकारी कदम से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के अलावा पहले से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे कम फीस में होगी MBBS की पढ़ाई। उत्तराखंड सरकार के मजबूत इरादों में है दम। MBBS की महंगी फीस अब हुई आधे से भी कम। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। रेता बजरी दे रेट पहला दरिया ते 22 रुपए तक रेता बिकदा सी। 9 रुपये का सरकारी रेट सी। पहला मैं 9 रुपये करके देखिया ते हुण 5.5 रुपये का कानून बनाया है। किसी दरिया पर रेता 5.5 तो 6 रुपये भी बिकदा होवे तां मेरे पास आओ। साडे जिथे खड्ड है उत्थे रेता इसे रेट बिकेगा। अजे कुछ ट्रांसपोर्टर खराब कर रहे सी। DC SSP की ड्यूटी ला के ऐसी ट्रांसपोर्ट के रेट भी तय कर रहे हैं ताकि एंड यूजर को इसका फायदा होवे।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਐਸੀ ਯਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਐ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖਰੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਟੇਜ 2 ਲਿਆਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ 22 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਾ ਸਭ ਖਤਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਇਹ। ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ 22 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 5.5 ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ। जो ऐलान कीता लागू कीता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है चुनावी अखाड़ा में। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। सभी राजनीतिक दल लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। राजनीतिक दल हर क्षेत्र, हर शहर, हर गली मोहल्ले में यूपी चुनाव से पहले सियासी मैराथन कर रहे हैं। कोई ब्राह्मणों को साध रहा है तो कोई युवाओं को साथ ला रहा है, तो कोई महिला कार्ड खेल रहा है, तो कोई अपनी खोई हुई सियासी जमीन को हासिल करने में लगा हुआ है। और इसी को का एक उदाहरण है कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में प्रियंका गांधी का शक्ति संवाद। क्या है शक्ति संवाद, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। यूपी में अपनी खोई जमीन को वापस पाने के लिए लगातार कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही है। इसी क्रम में आज महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली पहुंची, जहां वो रायबरेली जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। प्रियंका ने यहां शक्ति संवाद के जरिए महिला कार्ड खेला। महिलाओं से बात करते हुए प्रियंका ने महिलाओं को एकजुट होने के लिए अपील भी की और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने महिलाओं के लिए घोषणा की है और राजनीतिक दल भी महिलाओं के लिए घोषणाएं करने लग गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला है। इन चुनावों के लिए वो प्रदेश की महिलाओं को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने महिला घोषणा पत्र भी जारी किया है। वहीं आज रायबरेली पहुंचकर शक्ति संवाद में उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं का घोषणा पत्र जारी करने की पहल की, तब जाकर अब सब पार्टियां महिलाओं के लिए काम करने के बारे में सोच रही हैं। रायबरेली में रविवार को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला शक्ति संवाद रैली को संबोधित किया। इस शक्ति संवाद में उन्होंने स्थानीय महिलाओं से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी ने जब से मुझे प्रभारी बनाया तब से मैं लोगों से मिल रही हूँ। उन्नाव में जब लड़की का रेप हुआ, उसे जलाया गया, तब मैं उनके घर गई थी। हाथरस में भी ऐसा ही हुआ, परिवार को उसका चेहरा भी नहीं देखने दिया गया। जहाँ भी मैं गई यही देखा कि महिला पर अत्याचार हुआ है। आज से 2 साल पहले मुझे कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। तब से मैं उत्तर प्रदेश में जगह जगह जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ। 1.5 साल पहले पास में उन्नाव में एक लड़की का बलात्कार हुआ था और उसके बाद उसको जलाया गया था, उसकी हत्या की गई थी। मैं उस लड़की के घर गई। उस लड़की के घर में उसकी भाभी थी और उसके पिताजी। मैं कम से कम 1 घंटे के लिए उस लड़की के घर में बैठी रही। पिताजी कुछ नहीं बोले, चुप थे। उनकी भाभी जी ने मुझे पूरी कहानी बताई कि क्या हुआ, कैसा हुआ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी पार्टी की चुनावी प्रभारी भी हैं। लिहाजा 2022 के विधानसभा चुनाव को भेजना प्रियंका गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती है। अमेठी के साथ साथ रायबरेली को भी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। इसलिए मिशन यूपी की शुरुआत के लिए कांग्रेस ने ये दोनों जगहें चुनी है। राजनीति हो रही है हमारे सामने ना,
तो चुनाव के सामने बड़े बड़े नेता आके तमाम घोषणाएं कर लेते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। ये राजनीति जहां हमें चुनावी मंचों से ये सिखाया जाता है, सांप्रदायिकता सिखाई जाती है, जातिवाद सिखाया जाता है, ये राजनीति हमें बंद करनी है। हमें चाहिए अपने भविष्य की राजनीति, हमें चाहिए विकास की राजनीति। हम जानना चाहते हैं हमें तुम मजबूत कैसे बनाओगे, हमारे लिए क्या करोगे। अगर इस देश की सारी महिलाएं एकजुट होकर एक आवाज उठाएं कि हमें ऐसी राजनीति दो, नहीं तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है लोकतंत्र में? वोट होता है, आप सबके पास है। सोच समझ के इस वोट को दो। आज से ये तय कर लो कि जो महिला को सशक्त करने का काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक शौचालय बना दिया, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, नहीं। ये वोट लेने का माध्यम है। जिसके चलते प्रियंका की ओर से महिलाओं के साथ किया जा रहा शक्ति संवाद कहीं न कहीं आगामी चुनाव में लाभ पहुंचा सकता है। रायबरेली विधानसभा सीट से पार्टी की विधायक अदिति सिंह के हाल ही में बीजेपी का दामन थामने से उपजी रिक्तता को भरने के लिहाज से वाड्रा का रायबरेली दौरा अहम माना जा रहा है। आगामी चुनाव में कांग्रेस की ओर से 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने की घोषणा के बाद वाड्रा राज्य के विभिन्न इलाकों में महिला संवाद रैलियों का आयोजन कर रही है। इसके साथ ही वह संभावित उम्मीदवारों की भी पहचान कर रही है। साथ ही इन रैलियों में महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाए जाने के मद्देनजर कांग्रेस प्रदेश में आधी आबादी के वोट अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। सरकार जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है चुनावी अखाड़ा में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक है, ऐसे में अब सुबह में प्रचार युद्ध और तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा, कांग्रेस भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। कांग्रेस लगातार आधी आबादी पर फोकस करते हुए शक्ति संवाद कर रही, तो अब भाजपा ने भी अपने तरकश के तीर निकाल कर चला दिए, और वो तीर है जन विश्वास यात्रा। भाजपा ने आज से प्रदेश के 6 शहरों से अपनी जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है, और इस यात्रा के जरिए भाजपा एक बार फिर 22 के रण में फतेह हासिल करने की कोशिश में है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रचार में बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आज बीजेपी ने पार्टी के 6 दिग्गजों को प्रचार युद्ध में उतारा। बीजेपी यूपी के 6 जिलों से जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। 14 दिन तक ये यात्रा चलेगी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद अंबेडकर नगर में हैं।
वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मथुरा में मोर्चा संभाले हुए हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी में, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिजनौर में, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान बलिया में और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गाजीपुर से और बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों को इस यात्रा से जोड़ा गया है। कान्हा की नगरी मथुरा में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आयकर के छापे से सपा परेशान हो रही है। इस पर मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल में किसी की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी। क्या कोई सोच सकता था, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार में ये सब देखने को मिला। लोगों को क्या सत्ता में वोट देना चाहिए क्या? दोनों हाथ लगा करके बोलेंगे। किसान को पीड़ा हो रही थी तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा भी क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी। क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। भाइयों बहनों, आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, आप मुझे बताइए, ये तो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदेड़ आदि 3 स्थल बनाए गए हैं। क्या ये सपा, बसपा या कांग्रेस कर पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये लोग कर पाते? क्या विंध्यवासिनी धाम का पुनरुद्धार ये लोग कर पाते? क्या गरीबों का राशन दे पाते? क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई ये लोग लड़ पाते? सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा है कि पहले काशी, अयोध्या और मथुरा का नाम लेने से विपक्षी डरते थे, केवल टोपी पहनने की होड़ लगी रहती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महादेव की पूजा के बाद श्रमिकों का सम्मान किया। इससे पहले किसी पीएम ने यह नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोसी का दंगा कोई भूला नहीं है। जवाहर बाग में क्या होता था याद करिए। हमारी सरकार में 4.25 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। जो व्यापारी भगाए गए वो वापस आए। आज कोई व्यापारी या हिंदू पलायन नहीं करता, पलायन माफियाओं का हो रहा है। लेकिन पिछली सरकारों में क्या होता था? ये वही करती है। कोसी कला का दंगा यहाँ का कोई व्यक्ति भूला नहीं होगा। कोसी कला में क्या होता था? जवाहर बाग में क्या होता था? पहले जवाहर बाग की घटना होती थी, कोसी कला का दंगा होता था। आपने देखा होगा। भाइयों बहनों, आप याद करिए, पिछले 4.25 वर्ष के अंदर आज हमारी सरकार को 4.25 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं और 4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ। एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई पलायन नहीं हुआ। जो व्यापारी, जो प्रताड़ित हिंदू पिछली सरकारों में 14 वर्षों की प्रताड़ना के दौरान पेशेवर माफिया और अपराधियों के द्वारा यहां से भगाए गए थे, वह व्यापारी, वह उद्यमी और वह हिंदू वापस अपने घरों को आया है और बड़ी शान के साथ अपने घरों में रह रहा है। आज कोई व्यापारी और कोई हिंदू प्रदेश से पलायन नहीं करता है। आज पलायन होता है प्रदेश से पेशेवर अपराधी और माफियाओं का। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक और सभी राजनीतिक दलों की दौड़ तेज हो गई है, वहीं भाजपा ने जन विश्वास यात्रा के जरिए विपक्ष को कड़ी चुनौती दी है। क्योंकि 2017 में भाजपा ने यात्राओं के जरिए तब की सरकार के खिलाफ माहौल बनाया और कामयाबी हासिल की। अब एक बार फिर भाजपा यात्रा के जरिए अपना काम गिनाकर जनता का आशीर्वाद पाने के लिए निकल चुकी है। हालांकि अब देखना यह है कि जनता भाजपा का इस बार कितना साथ देगी। क्या जनता दोबारा भाजपा के हाथ में सत्ता की चाबी सौंपेगी? ये जनता को ही तय करना है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।